नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेवेन्यू कोड 2006 उत्तर प्रदेश का अगला टॉपिक देखेंगे। पिछले कई टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं जिसमें बच्चों की डिमांड ज़्यादा है कि रेवेन्यू कोड के बारे में वीडियोस लाया जाए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जगहों पे उसके नोट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं और ना ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं। तो इस कड़ी में हम अपना आज का नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेवेन्यू कोड और उसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, रेवेन्यू कोड की ज्यूरिसडिक्शन और प्रोसीजर के बारे में कि रेवेन्यू कोड की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है और उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में चैप्टर 13 में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में बात किया गया है। तो हम देखते हैं क्या इसमें प्रोविज़न दिया गया है, कैसे सब कुछ है इसमें। राजस्व रेवेन्यू कोड के बारे में, रेवेन्यू कोड का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, कैसे अपील वगैरह कहाँ पे कैसे किया गया है, उसके बारे में प्रोसीजर क्या है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं, सिर्फ हम वही देखेंगे। सारी धाराओं को देखने का महत्व भी नहीं है, सिर्फ वही देखेंगे जो जरूरी है। तो राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे बांट दिया गया है। सबसे पहले अच्छी चीज़ दी गई है कि पहले प्रथम अपील के बारे में बात करता है 207 में, और द्वितीय अपील के बारे में बात करता है 208 में, और साथ ही पुनरीक्षण के बारे में बात करता है 210 में, और पुनर्विलोकन के बारे में, रिव्यू के बारे में बात करता है 211 में, और मामलों को ट्रांसफ़र करने के बारे में 212। खासकर अगर हमें देखना हो तो 207 से लेके 210 तक, अगर हम 211 तक अगर हम देख लेते हैं तो ये सफिशिएंट हो जाता है, हमारे काम का चीज़ हो जाता है। खास अगर हम बात करें 206 में उसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है, फिर 207 में फर्स्ट अपील, 208 में सेकेंड अपील। अब जब अपील का मतलब अपील का अधिकार आपके पास ना हो तब हम जाते हैं पुनरीक्षण में जाते हैं, और पुनर्विलोकन में भी तभी जा सकते हैं। कोर्ट ये तो खुद से कर सकता है, पुनर्विलोकन में हम जा भी सकते हैं, अपील कर सकते हैं कोर्ट से। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या प्रोसीजर है, कैसे है, सब कुछ इसके बारे में हम देखते हैं। पुनर्विलोकन कोर्ट खुद से करता है, और यहाँ पुनरीक्षण के लिए हम जा सकते हैं। जब अपील का अधिकार हमारे पास ना हो तब हम पुनर्विलोकन के लिए जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है 206 से लेके बाकी आगे की धाराओं में क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, सब कुछ आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। 206 से ये धारा स्टार्ट है। अगर हम बात करें तो 206 से स्टार्ट है। तो 206 में सबसे पहले सिंपली इसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करेगा 206 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 206 यह उपबंधित करती है, क्या उपबंधित करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए, कोई भी दूसरा एक्ट है उसमें कोई भी बात लिखा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, यानी इसको हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। परंतु इस संहिता के यानी रेवेन्यू कोड 2006 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार परिषद, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त हैं, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है ये जनरली आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 206 कहता है, 206 सिविल कोर्ट को बाहर कर देता है रेवेन्यू से संबंधित मामलों को लेने से लिए, कि सिविल कोर्ट इस एक्ट से संबंधित प्रावधान जो भी दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार, राजस्व परिषद, कोई राजस्व कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है या राजस्व अधिकारी है, जो इस एक्ट के अधीन किसी मामले का निर्णय दे सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है, उसको अवधारित कर सकता है, ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट कोई भी केस, वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। यानी सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से ये बाहर हो जाता है, सिविल कोर्ट विचार नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन विचार करेगा? राज्य सरकार, राजस्व परिषद, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, जो इस जहाँ प्रोविज़न जैसा दिया गया होगा वही सिर्फ यहाँ के मामले को देखेंगे, रेवेन्यू से संबंधित मामले को देखेंगे। तो 206 बाहर कर देता है सिविल कोर्ट को इस रेवेन्यू से संबंधित मामलों से बाहर कर देता है कि वह ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेगा। जब हम CPC देखते हैं तो वहाँ भी इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, धारा 4, धारा 5 में। धारा 5 खासकर कि रेवेन्यू कोड के मामलों में CPC लागू नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी वही सेम चीज़ दिया गया है। अब 206 क्या कहता है और दूसरी चीज़ क्या कहता है? कोई न्यायालय, वही सिविल न्यायालय,
द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले में अधिकारिता का प्रयोग भी नहीं करेगा। अभी हम आपको अगले लास्ट में जाते जाते अनुसूची 2, 3 जो भी है शेड्यूल हैं वो सारे देकर जाएंगे। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें द्वितीय अनुसूची जो है, सेकंड शेड्यूल जो है, उसमें कहा गया है कि कोई भी यही सिविल कोर्ट द्वितीय अनुसूची में जो भी मामले दिए गए हैं उसमें अधिकारिता का, जुरिस्डिक्शन का प्रयोग नहीं करेगा। तृतीय अनुसूची के बारे में क्या कहता है? तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इस अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? अनुसूची 3 में 3 प्रकार के स्तंभ बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें दिया गया है, इसमें मामले दिए गए हैं दूसरे वाले में, और तीसरे में दिया गया है कौन सा कोर्ट उस पर विचार करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दूसरे में जो मामले दिए गए हैं उसके सामने जो कोर्ट लिखा होगा वही कोर्ट इस पर कार्यवाही पर, उस मामले पर विचार करेगा। तो यही कह रहा है तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में जो कोर्ट दिए रहेंगे, स्तंभ 3 ये वाला हो जाएगा, 1, 2, 3, तो 3 वाले में ये स्तंभ हो जाएगा। 3 में जो राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इस अनुसूची के स्तंभ 2 में किसी विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। तो जो यहाँ पे अनुसूची स्तंभ 2 में लिस्ट दिया गया है उस पर, उसके सामने जो कोर्ट लिखा रहेगा वही कोर्ट उस पर विचार करेगा, उससे भिन्न कोर्ट कोई भी इस पर विचार नहीं करेगा, उस मामले पर विचार नहीं करेगा। ये हो जाता है हमारा धारा 206। 206 सिंपली क्या करता है? सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाहर कर देता है यहाँ से, रेवेन्यू कोर्ट से। अब बात करते हैं प्रथम अपील के बारे में। धारा 207 जब भी निश्चय हो जाता है, अब उसके बाद डिसाइड हो जाता है, निर्णय आ जाता है, जब सिविल कोर्ट या सिविल कोर्ट तो बाहर हो जाता है जुरिस्डिक्शन से, रेवेन्यू कोर्ट जो है वो अगर लाइक विचार करता है, कुछ डिसाइड करता है, अवधारण करता है मामले को, तो उसके मामले के खिलाफ, उसके अवधारण के खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ हम जाते हैं प्रथम अपील में। धारा 207 के अंतर है। धारा 207 क्या कहता है? यह उपबंधित करती है कि तृतीय अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम आदेश या डिक्री से व्यथित परेशान है कोई व्यक्ति, स्तंभ 4 में भी निर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है। अब देखो, मैंने बताया था 3 स्तंभ दिए गए हैं, दूसरे में मामले लिखे थे, तीसरे में कोर्ट। अब इन मामलों को ये तीसरे स्तंभ के कोर्ट ने सुनकर डिसाइड कर दिया, निर्णय दे दिया, अपना निर्णय सुना दिया है। तो यही कह रहा है कि स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, तो स्तंभ 2 में ही वाद लिखा है ना, मामला लिखा है, तीसरे में लिखा हुआ है कि कौन सा कोर्ट देखेगा। तो इस मामले में, स्तंभ 2 के मामलों में कोई कोर्ट ने, जो तीसरे कॉलम में कोर्ट दिया गया था, वो मामला सुनकर निर्णय दे देता है, तो कोई अंतिम आदेश दे देता है, कोई डिक्री दे देता है, तो उससे अगर कोई पक्षकार परेशान है, व्यथित कोई पक्षकार है, तो उसके बारे में कह रहा है कि वह स्तंभ 4 में, देखो यहाँ पे एक और कॉलम हम बात कर लेते हैं, एक और स्तंभ बात करते हैं। चौथे स्तंभ में प्रथम अपीलीय कोर्ट दे दिया गया है कि किस कोर्ट में उस मामले का अपील करेंगे, फर्स्ट अपील के बारे में बात करता है। तो स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें अनुसूची 3 में 1, 2, 3, 4 कॉलम है। पहले दूसरे कॉलम में मामला लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में सबसे पहले किस कोर्ट में जाएंगे, चौथे कॉलम में दिया गया है प्रथम अपील किस कोर्ट में हम करेंगे। यहाँ तक हमारा हो जाता है। और कुछ लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगी। कुछ और मामले लिख दिए गए हैं जो इस लिस्ट में ना होकर हैं, तो उनमें भी प्रथम अपील किया जा सकता है। सीपीसी के 1908 की धारा जो 47 है, धारा 47 में क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन के बारे में कार्यवाही कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रश्न है तो उसको सेम एग्जीक्यूशन कोर्ट से ही हमें डिमांड करनी चाहिए, हमें मांग कर लेनी चाहिए, आवेदन कर लेना चाहिए, अलग से पृथक वाद नहीं लाते हैं। तो उसकी अपील अगर करनी है तो 47 में, उसी की धारा 104 में आदेश की अपील के बारे में बात करता है, 104 में उसका भी अपील यहाँ पे किया जा सकता है, प्रथम अपील होगा। उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 में, तो आदेश 43 के बारे में बात करता है कि आदेश 43 में जो रूल 1 दिया गया है उसकी भी अपील यहाँ पे प्रथम अपील की तरह की जा सकती है। अब इसकी परिसीमा की अवधि क्या होगी? जिस दिन डिक्री आता है या आदेश आता है उसके कितने दिन बाद हम केस कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है इसका? तो इस धारा के अधीन प्रथम अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से 30 दिन होगी। मतलब जिस दिन निचले कोर्ट का या सबसे पहले वाले कोर्ट का जिस दिन आदेश आता है या डिक्री आता है उससे
30 दिन के भीतर आपको प्रथम अपील करना होगा। जो स्तंभ 4 के कोर्ट में दिए होंगे, जो स्तंभ 4 में कोर्ट दिए होंगे, उस कोर्ट में जाकर 30 दिन के भीतर अपील करना होगा। अर्थात उसके बाद हम अपील करने के योग्य नहीं रहेंगे, वही फैसला अंतिम हो जाएगा, वही आदेश या डिक्री अंतिम हो जाएगा जो निचले वाले कोर्ट ने सुनाया है। तो 206 में हमने देखा सिविल कोर्ट को बाहर कर देता है, सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर देता है। 207 में हमने देखा फर्स्ट अपील के बारे में। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय अपील के बारे में। अब फर्स्ट अपील से भी कोई परेशान है तो द्वितीय अपील में हम जा सकते हैं 208 में। धारा 208 सीपीसी में भी आप लोगों ने 100 में देखा होगा द्वितीय अपील। सेकेंड अपील कहाँ पे करते हैं? हाई कोर्ट में करते हैं। ये सीपीसी में प्रोसीजर था। खैर आगे देखते हैं इसमें क्या प्रोसीजर दिया गया है। तो देखिए 208 में द्वितीय अपील के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। धारा 208 द्वितीय अपील से संबंधित प्रोविज़न बताती है। तो धारा 208 में देखते हैं क्या है। धारा 208 में लिखा हुआ है, यह उपबंधित करती है कि जहां तृतीय अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रथम अपील की बात कर रहा है। प्रथम अपील में जब हम गए तो जो स्तंभ बनाए गए थे 2 द्वितीय स्तंभ, उसके बाद द्वितीय स्तंभ में केसेज के नाम, तृतीय स्तंभ में दिया गया था प्रथम अपीलीय कोर्ट का क्या होगा, प्रथम बार का कोर्ट कौन सा होगा, और इसमें चौथे में लिखा हुआ था कि किस कोर्ट में अपील किया जाएगा। तो इसी तरह एक 5वां स्तंभ भी बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है द्वितीय अपील कहाँ पे किया जाएगा। इसी को देखकर ही अपील किया जाता है। तो कह रहा है कि प्रथम अपील में हम गए हुए हैं, प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश दे दिया गया है या डिक्री पारित कर दिया गया है, तो यही कहता है। और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो, कोई पक्षकार इससे पीड़ित है, व्यथित है, तो ऐसा पक्षकार स्तंभ 5, अब देखिए मैंने बताया स्तंभ 5 1 2 3 4 5, स्तंभ 5 के समक्ष भी निर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है। तो स्तंभ नंबर 2 में लिखा है केस, 3 में लिखा है किस कोर्ट में पहली बार किया जाता है, चौथे स्तंभ में लिखा है प्रथम बार अपील, और 5वें स्तंभ में लिखा हुआ है कि द्वितीय अपील कहाँ किया जाता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 208 में, अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि द्वितीय अपील में तब तक कोई भी मैटर नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसको समाधान नहीं हो जाता, उस कोर्ट को, अपीलीय कोर्ट को यह समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। यानी विधि का सारवान प्रश्न उसके अंतर्गत होना चाहिए, तभी द्वितीय अपील में हम जा सकते हैं, तभी कोर्ट हमारे प्रश्न पर द्वितीय अपील पर विचार करेगा। जैसा कि हम लोग सीपीसी में धारा 100 में देखते हैं, द्वितीय अपील जब किया जाता है तो हाई कोर्ट में तो विधि के प्रश्न पर किया जाता है, ना कि किसी अन्य ग्राउंड पर। ठीक है, तो ये हो जाता है सीपीसी की तरह ही प्रोसीजर हो जाता है। अब द्वितीय अपील का टाइम पीरियड क्या होता है, इसकी अवधि क्या होती है, परिसीमा की अवधि कितनी होती है। तो इस धारा के अधीन दाखिल किए जाने के लिए द्वितीय अपील की परिसीमा की अवधि ऐसे आदेश या डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रथम अपील यानी प्रथम अपील के दिन से 90 दिन के लिए होता है। अच्छा, अगर पहली बार केस गया तो उसमें 30 दिन में हमें फर्स्ट अपील करना होता है, फर्स्ट अपील करना होता है। और सेकेंड अपील हमें जिस दिन फर्स्ट अपील का डिसाइड हो जाता है, जिस दिन फर्स्ट अपील डिसाइड हो जाए उस दिन से 90 दिन के भीतर हमें सेकेंड अपील करना होता है। तो ये चीज़ हो जाता है, हमारा डेज बता देता है, परिसीमा काल बता देता है कि कितने दिन में हमें कोई भी केस करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, 209 में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, खैर यहाँ पे 210 दे दिया गया है। 209 में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर ले रहा हूँ। 200 में सिर्फ यही बताया गया है कि कुछ अपीलों के विरुद्ध वर्जन लगाया गया। वर्जन मतलब कुछ अपीलों के विरुद्ध रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, बार कर दिया गया है उसे कि उनके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है। 207 और 208 में किसी बात के होते हुए भी 207 में प्रथम अपील, 208 में द्वितीय अपील के होते हुए भी कोई भी चीज़ लिखा हो जो अगर 209 में दे दिया गया हो वहाँ पे अपील नहीं होगा। तो 209 में कुछ लिस्ट दिया गया है, जैसे अध्याय 11 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, चैप्टर 11 इस रेवेन्यू कोड के, और इसी तरह से कई सारी चीज़ें, किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को प्रतिप्रेषित किया गया है तब अपील नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ लिस्ट दिया गया है 209 में जिसकी अपील नहीं की जा सकती है। खैर, आता है इम्पोर्टेंट हमारे लिए है 210।
209 में लिस्ट दिया गया है जो बताता है कि किसके विरुद्ध अपील नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा आता है धारा 210, हमारा आता है धारा 210 पुनरीक्षण के बारे में दिया गया है, रिवीजन से संबंधित है ये। जब अपील नहीं होता है हमारे पास तो रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो सीपीसी में हमने इस चीज़ को देखा था, जब अपील नहीं होता है हमारे पास तब हम रिवीजन में जाते हैं। धारा 210 यह उपबंधित करता है कि परिषद या आयुक्त, अब ध्यान दीजिएगा, परिषद, राजस्व परिषद या राजस्व आयुक्त जो है किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का, देखिए ध्यान दीजिए, जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती। जब आपके पास अपील का अधिकार ना हो तो कोई ना कोई अधिकार तो आपके पास होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ वहीं पे हम रुक जाएं और हम संतुष्ट ना हो, खुश ना हो उस फैसले से, तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ उपाय बनाए गए हैं कि पुनरीक्षण के लिए जा सकते हैं। तो यही कह रहा है, राजस्व कौन कर सकता है? परिषद या आयुक्त कर सकता है किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का जिसमें कोई अपील नहीं, कोई राजस्व रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया गया हो और उसमें अपील का प्रोविज़न ना हो, तब राजस्व परिषद या आयुक्त जो है ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति, ध्यान देना, वैधता की वैध है और औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकते हैं। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मंगाकर जांच कर सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड मंगा सकता है और देख सकता है कि वह वैध है, उसके औचित्य के बारे में चेक कर सकता है सब कुछ सही है या नहीं। और यदि उसे लगता है, प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो फैसला दिया है ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें नहीं है, मतलब कि अपने जूरिसडिक्शन उसके पास नहीं है, फिर भी जूरिसडिक्शन का यूज किया है, उसके पास जूरिसडिक्शन नहीं है, अपने जूरिसडिक्शन से परे जाकर वो जूरिसडिक्शन का यूज किया है, यानी कि अपने, यही कह रहा है, ऐसे अधिकारिता का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं, उसके पास ऐसा जूरिसडिक्शन नहीं है, उसके पास ऐसी अधिकारिता नहीं है मामले को सुनने की, फिर भी उसने मामले को सुन लिया। दूसरा कह रहा है इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया, यानी जो उसके पास जूरिसडिक्शन है उसका भी यूज नहीं किया है इसने। पहला तो कह दिया कि परे जाकर कर दिया, दूसरा कह दिया जो उसका है वो भी नहीं यूज किया। अब सी आता है ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविदितः किया। देखो, अपने जूरिसडिक्शन का प्रयोग तो किया है लेकिन गलत तरीके से किया, अविदितः किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है, अनियमितता के साथ में किया है। तो यथास्थिति कौन करता है? रिवीजन, पुनरीक्षण, परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह ठीक समझे, यानी फैसले को भी बदल सकते हैं। इस चीज़ के बारे में यहाँ प्रोविज़न दिया गया। तो अगर जिसमें अपील का प्रोविज़न नहीं होता है निचले कोर्ट के फैसले पर, तो हम किसके पास जाते हैं? राजस्व परिषद या राजस्व आयुक्त के पास में हम जाते हैं कि हमारे मामले का पुनरीक्षण वो कर ले, और उसे लगता है तो कर सकता है और फैसले को मंगा सकता है, रिकॉर्ड को मंगाकर उसके वैधता की जांच कर सकता है। और जांच करने पर लगता है कि अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है या ज़्यादा अधिकारिता का प्रयोग कर दिया गया है या अधिकारिता का प्रयोग गलत तरीके से किया गया, अविदितः किया है, तो फिर राजस्व परिषद या फिर आयुक्त, राजस्व आयुक्त जो है वो फैसले को पलट सकता है। इसके बाद रिव्यू के बारे में प्रोविज़न दिया गया है धारा 211 में। पुनर्विलोकन रिव्यू के बारे में ये कोर्ट खुद करता है, अपने फैसले का रिव्यू करता है। धारा 211 यह उपबंधित करती है कि परिषद स्वप्रेरणा से, यानी राजस्व परिषद जो है स्वप्रेरणा से, मतलब सुमोटो कहते हैं इसे, सुमोटो, इसमें खुद के प्रेरणा से, खुद के मन से अगर इसे पता चलता है, ऐसा लगता है तो, या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र, या फिर हम लोग खुद प्रार्थना, कोई पत्रकार है, पक्षकार है, सॉरी पत्रकार बोल रहा हूँ, पक्षकार कोई है वो प्रार्थना पत्र देता है कोर्ट को, या कोई हितबद्ध पक्षकार है या कोर्ट खुद से अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। स्वयं वही कोर्ट, सेम कोर्ट करता है, याद रखना, सेम कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू करता है। जबकि ऊपर अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे राजस्व परिषद या राजस्व आयुक्त जो है निचले कोर्ट के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के फैसले का पुनरीक्षण करता है, रिवीजन करता है। और यहाँ पे रिव्यू कौन करता है? सेम कोर्ट करता है जिसने फैसले को सुनाया है, अपने फैसले को ही फिर से रिव्यू कर सकता है और इस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे, जैसा वो फैसला आगे आदेश उसे ठीक लगता है वो आदेश पारित कर सकता है। अच्छा, पुनर्विलोकन के आधार क्या होंगे? रिव्यू के ग्राउंड क्या होंगे? ग्राउंड ऑफ रिव्यू, ग्राउंड ऑफ रिव्यू क्या होगा? निम्नलिखित आधारों के सिवाय किसी आदेश का उपधारा 1 के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। कुछ आदेश दी गई है, उसके अलावा कोई भी रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं उसके अलावा कोई भी रिव्यू नहीं किया जाएगा। किसी नई और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज हो गई है,
फैसला आ गया, लेकिन उसी में कोई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में नई जानकारी मिल जाती है या कोई नया एविडेंस मिल गया किसी पक्षकार को जो उस समय शुरुआत में उसे नहीं मिल सकता था जब मामला चल रहा था। रिकॉर्ड को देखने से ही लगता हो कि कोई गलती या त्रुटि कोर्ट के द्वारा खुद से हो गई है, कोई गलती या त्रुटि हो गई है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और कोई अन्य उचित कार्य, यही अन्य उचित कार्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और कोर्ट इसी में कई सारी चीज़ों को शामिल करते हुए अपने फैसले को रिव्यू कर लेता है, क्योंकि कोर्ट का भी नाम खराब होता है अगर गलत फैसला देता है तो। पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जाएगा, यानी एक बार जब पुनर्विलोकन कर दिया गया तो फिर वो जो पुनर्विलोकन पर आया आदेश उसका पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, ध्यान दीजिए। प्रथम अपील 207 में देख लिया हमने, 208 में द्वितीय अपील देख लिया, 209 में मैंने बताया ऐसे आदेश जिनकी अपील नहीं होती, उनकी अपील नहीं होगी, ठीक है, ये हो जाता है। फिर 210 में पुनरीक्षण के बारे में दिया गया है, रिवीजन के बारे में, पुनर्विलोकन दिया गया है रिव्यू के बारे में 211 में। तो यही इंपॉर्टेंट था हमारा राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में। और इसमें जैसा कि 206 में उसके कोर्ट के जुरिडिक्शन बता देता है, सिविल कोर्ट को बाहर कर देता है कि इस मामले को नहीं सुनेगा। और इसी तरह द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामले में भी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय द्वितीय का मामला जो है, मतलब तीसरे स्तंभ में दिया गया है, दूसरे स्तंभ में केस दिया गया कौन कौन सा मामला होगा, तीसरे स्तंभ में दिया गया कौन सा कोर्ट मामले को सुनता है, तो उसके अलावा कोई कोर्ट नहीं सुनेगा। प्रथम अपील आ जाता है हमारा 207 में और तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में दिया गया फर्स्ट अपील कहाँ पे करते हैं। फिर इसी में देखते हैं हम कि निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध भी प्रथम अपील हो जाती है, सीपीसी का धारा 47 104 और फिर ऑर्डर 43 नियम 1 में हो जाता है। इसके बाद हमने द्वितीय अपील देखा। अच्छा, प्रथम अपील का टाइम पीरियड कितना होता है, 30 दिन के लिए होता है। द्वितीय अपील हमने देखा, द्वितीय अपील विधि के सारवान प्रश्न पर होता है, विधि के सारवान प्रश्न पर होता है द्वितीय अपील। और इसमें हमने देखा था कि स्तंभ 5 में 5वें कॉलम में जो दिया गया है कोर्ट, वहाँ पे हम द्वितीय अपील कर सकते हैं। इसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 90 दिन होता है इसके लिए टाइम पीरियड। धारा 210 में पुनरीक्षण के बारे में हमने देख लिया है। पुनरीक्षण के बारे में कहाँ करते हैं, रिवीजन के लिए कहाँ जाते हैं, राजस्व परिषद या आयुक्त के पास जाते हैं। और वो ऐसे जब देखता है कि 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया, जब अधिकारिता का प्रयोग नहीं हुआ है, ज़्यादा अधिकारिता का प्रयोग कर दिया गया, या अधिकारिता का प्रयोग हुआ है लेकिन गलत तरीके से अवित्तीय प्रयोग कर दिया गया है, तो फैसला बदल सकता है। पुनर्विलोकन सेम कोर्ट के द्वारा किया जाता है जब इसके 3 आधार हैं, मैंने बताया, कोई नया साक्ष्य मिल गया हो या नया कोई भी फैक्ट पता चल जाता है उस केस में, बाद में जब मामला डिसाइड हो गया उसके बाद में पता चलता है, या फिर रिकॉर्ड को देखने से ही पता चलता है कि कोर्ट के फैसले में कुछ गलती या त्रुटि है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण उचित कारण अगर होता है तो कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू कर सकता है। मामलों का अंतर 212 में दिया गया, नॉट इम्पॉर्टेंट। यह उल्लेख करती है कि जहाँ राजस्व परिषद को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन हो, वहाँ किसी मामले को एक राजस्व अधिकारी के समान या उच्चतर श्रेणी के उसी जिले या किसी अन्य जिले के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतर करने का निर्देश दे सकता है। राजस्व अधिकारी को ऐसा आदेश दे सकता है कि मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाए सेम श्रेणी के किसी कोर्ट के पास में या राजस्व अधिकारी के पास में। यहाँ चीज़ हो जाता है। इसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पे आपको अपील के बारे में, उनके कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया। और इसके बाद मैंने बताया था द्वितीय अनुसूची मैं दे दूंगा आगे। द्वितीय अनुसूची यहाँ पे दिया गया है, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर विशेष सिविल कोर्ट जो है, यहाँ पे सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा, इन सब मामलों को नहीं देख सकता है। तो जैसा देख सकते हैं 1 2 3 4 कई सारे मामले दिए गए हैं। अनुसूची 2 में 16 मामले दिए गए हैं। इसी तरह अनुसूची 3 मैंने बताया था आपको कि किस तरह से यहाँ पे धारा लिखा है, उस धारा का नाम, और मामला कौन सा होगा। स्तंभ 2 में मैंने बताया था, स्तंभ 2 में मामले का नाम लिखा हुआ है। फिर किस में पहली बार में केस किया जाता है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, पहली बार प्रारंभिक अधिकारिता का न्यायालय कौन सा होगा, पहले केस डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। फिर चौथे स्तंभ में मैंने बताया कि प्रथम अपील करेंगे, और 5वें स्तंभ में बताता है कि द्वितीय अपील कहाँ और किस कोर्ट में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली इजेक्टमेंट के लिए अगर वाद लाया जाता है, तो इजेक्टमेंट में हमें द्वितीय अपील का भी अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सबसे पहले उप जिलाधिकारी के पास केस किया जाता है, मामला जाता है। फिर उसके बाद उसका प्रथम अपील आयुक्त के पास, द्वितीय अपील राजस्व परिषद के पास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सारा जितने भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आज के क्लास का इतना ही हम रहने देते हैं, ताकि आप लोगों को भी टॉपिक समझ में आए। और बताइएगा जैसा अगला टॉपिक आपको जो ज़रूरी हो वो बताइएगा, उसी हिसाब से अगले टॉपिक को हम ले आएंगे। और आपका दिन शुभ रहे, अच्छे से मेहनत कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।